अंबाला जी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और मतलब क्या ही कहा जाए, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में बनी रहनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि अब मतलब इसे ऊपर वाले का कहिए या फिर जो भी कहिए, दर्शकों का प्रेम कहिए, अद्भुत। लेकिन मैम, जब नसीब में है तो किताबों पे लिख दो, स्लॉट दे दीजिए तो मैं भी प्लानिंग कर दूं प्रॉपरली। वाह वाह वाह, वो बहुत मेरे मतलब लिए मैं समझ सकता हूँ मैम, माफ़ी चाहेंगे आपसे कि सही बात है, नहीं थोड़ा सा दिक्कत। मतलब जो है क्योंकि प्लानिंग कुछ और रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग में आप ही हैं, तो फिर वो आ ही जाती हैं आप। मैम, अब चूंकि इस सेगमेंट को समाप्त करना है, जाने से पहले दो चीज़ें आपसे खाली मैं पूछना चाहूँगा। एक तो बता दीजिए कि ये ग्रो को लेकर के आपकी टिप्पणी, क्योंकि रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं, मैं फटाफट आपके लिए जो है वो पढ़ देता हूँ, जो कि हमारे बाबूजी ने हमें भेजे हैं अभी अभी। और YoY फिगर में जो है कंपनी का मुनाफा 12% बढ़ा है, 471 करोड़ रुपए। Q1Q बेसिस में ये ग्रोथ रही है 24.6% के आसपास। देखिए आ भी गया Q1Q बेसिस पे, और ये 471 रहा है। और ये YoY के नंबर से आय की बात करें, आय में 12.7% जो है Q1Q बेसिस पे ये ग्रोथ देखने को मिली है, 1018 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटा सिक्वेंशियल बेसिस पे 25% बढ़ा है, 603 करोड़ रुपए। और एबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए, करीब 600 बेसिस पॉइंट। आपका कमेंट क्या रहेगा मैम? Q1Q बेसिस पे तो ग्रोथ ठीक दिखाई दे रही है, आपकी टिप्पणी क्या है ग्रो पे? रेवेन्यू कम हुआ है तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा, क्योंकि कंपनी के साथ साथ जो जिस प्रोस्पेक्ट के साथ लोगों ने इसको देखा है कि ये इसने पुराने पुराने दिग्गजों को लीड करके बीट करके लीड किया है, तो वो रेवेन्यू कम होना एक 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 रेज्ड आईब्रो से, यानी एक ऐसे तो देखेंगे लोग उसको कि ये क्यों हुआ, तो उसका डीप डाइव अगर समझे तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज की नजर से देखा जाएगा। इन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स प्रॉफिट लेकर के लाए हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से वही है, स्टेटमेंट में नो चेंज। 150 से 160 की रेंज एवरेजिंग की रेंज दी थी, जो कि कल भी ट्रिगर्ड हुई है, आज भी ट्रिगर्ड हुई है। 120 रुपए से स्टॉप लॉस, जो एवरेज करके बैठने के लिए देख रहे थे उनके लिए भी 185 से 210 240 टारगेट है। जो अभी फ्रेश बैंक के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज बी अवेयर, अभी आप 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं क्या? परसेंटेज वाइज अगर समझा दूं तो ये काफी बड़ा है, पहले समझ लो। 120 का स्टॉप लॉस अगर आपको पड़ता है, जो कि लगभग 26% लॉस है ऑन डिप्लॉयड कैपिटल, इफ यू कैन बेयर दैट, अगर आप उसको ले सकते हो तो फिर आप इसमें टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो अभी हैं तो बने रहिए, खरीदना चाहते हैं तो 26% का लॉस है जिसके चांसेस रह सकते हैं, तो वो आप समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहो, 120 का स्टॉप लॉस है। 120 का स्टॉप लॉस है, और नई खरीदारी के लिए भी ये बोल रही हैं आप? नई खरीदारी में थोड़े से अवॉइड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, मतलब ठीक है। लेट इट बी, अभी के लिए लेट इट बी कर दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस के चांसेस बन सकते हैं। जो पहले से हैं देखिए, उनके पास एक मौका है, उनकी प्रॉफिट पिरामिडिंग हो सकती है, हो सकता है आईपीओ के प्राइस पर आए हो। लेकिन आप जो अब आएंगे, आपको तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 26% का नुकसान जो है मुश्त है। तो थोड़ा रुक जाइए, कहीं पर दोबारा मौका मिलेगा तब फिर से री एंट्री दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, उतने रिस्क मैं खुद नहीं देना चाहती। ठीक। अच्छा, चूंकि आप प्राइमरी मार्केट को कवर करती हैं, इसलिए ज़रा फिजिक्स वाला के भी टारगेट बता दीजिए। हमारे एक दर्शक हैं जानडलिया जी, वो जानना चाह रहे हैं 2 महीने का टारगेट क्या होना चाहिए, अभी फिजिक्स वाला पे क्या व्यू रखा जाए। और अमित सर, अगर आप भी कोई टिप्पणी करना चाहें फिजिक्स वाला पे, तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा, अगर आप ट्रैक करते हो तो। जी मैम, पहले आप। 120 रुपए का स्टॉप लॉस, 2 महीने का टारगेट देख रहे तो 165 रुपए से लेकर के 200। फिजिक्स वाला में भी वही वही स्टॉप लॉस 120? नहीं, उसका अलग है, इसमें 120 रुपए है। हाँ, तो आपने नहीं, फिजिक्स वाला की मेरी सलाह थी मैम। फिजिक्स वाला भी 139 पर 139 पर है, 120 रुपए का स्टॉप लॉस तो मेंटेन दोनों में, करिए। ग्रो में भी 120, इसमें भी 120? चलिए। यस। टारगेट मैम दोनों में एक बराबर रखेंगे कि अलग अलग उसको कर रखेंगे? नहीं, इसमें टारगेट आपका फिजिक्स वाला में एग्जिट पॉइंट है 165, अगर 165 भी आपका ट्रिगर होता है, मोमेंटम में जाएगा क्योंकि ये फिर आप ट्रेल करके 200 का वेट कर लो, लेकिन ये हाई बीटा है, प्लीज समझ लीजिए इस बात को, ये हाई बीटा स्टॉक्स है। चलिए, ये बात हाई बीटा स्टॉक्स है, तो अभी होल्ड करने की सलाह है ग्रो को, फ्रेश बाय की सलाह नहीं है, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत क्वेरीज हैं यहाँ पर, लोग ट्रोल भी कर रहे हैं काफ़ी। और फिजिक्स वाला में भी अभी होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं ना फिजिक्स वाला में, कहा आपने अंबाला जी?
फिजिक्स वाले में फ्रेश बाइंग नहीं करिए, नहीं करिए, मतलब दोनों में उसमें नहीं जो करनी है है, वही बने रहिए। दोनों में नहीं फ्रेश करनी है। बाइंग आज नहीं करना है, उसका मैं रीजन भी देना चाहती हूँ संदीप, विपुल जी। हाँ हाँ ग्लोबल अभी जो ब्रॉडर मार्केट है ना, जी न्यूली लिस्टेड कंपनीज ने अगर ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट नहीं किया तो उस समय क्या है, थोड़ा सा डेंट, पिटाई होती है ना, आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो वो जी थोड़ा थोड़ा ना सबके तरफ फिर थोड़ा वो असर जाता है कि कहाँ से वो तो वो असर हमको थोड़े 2-4 दिन के लिए यहाँ पर दिख सकता है। सो मीनवाइल हमारी ब्रॉडर मार्केट वापस से सेटल हो, मतलब कंसोलिडेशन वगैरह कंप्लीट कर ले, सेटल हो जाए। जी बीच में जो न्यूज फ्लो होने वाला है सैटरडे संडे के बीच में यूएस हम्म, की तरफ से, वो भी एक बार क्लियर हो जाए, हम्म। तो वापस से इन स्टॉक्स में हम एक अच्छा रेंज ढूंढ सकते हैं। अभी करेंगे तो बहुत रिस्क है। चलिए ठीक है। अमित सर, आपकी आखिरी टिप्पणी, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। सर फिजिक्स वाला अभी मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मोमेंटम काफी बढ़िया बना हुआ है, 121 रुपए से 150 रुपए की रेंज पर अच्छे ट्रेड करा रहा है। ये छोटी मोटी वोलेटिलिटी नहीं होती, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होती है। अगर आज के सेशन में शॉर्ट टर्म के हिसाब से किसी को लेना है तो 133 134 रुपए के आसपास एंट्री प्लान कर सकता है। 130 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 145 148 रुपए के लेवल्स हमें 2-4-8 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और ये वोलाटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन इसमें काफी बुलिश भी है और काफी लोग इसमें ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लेके तुरंत बेच देते हैं अगर उनको मुनाफा मिलता है तो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। और इस सेगमेंट को हम कोशिश करेंगे कि 11:30 तक अगर हम अपलोड कर पाएँ तो करेंगे, आप लोग देखिएगा। और इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही, 1-2 टिप्पणियाँ फटाफट लेते हैं और उसके बाद अगले सेगमेंट का ही रुख करते हैं। आज जो है ओवरऑल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक टिप्पणी ले लेते हैं। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, सम्मान के मंथन के मध्य मेरा भी सुप्रभात स्वीकार कीजिए। सुप्रभात विपुल जी, अंबाला बहन, अमित जी महोदय, 25 शेयर 998 पर HDFC के लिए हैं, थोड़े थोड़े जोड़ना चाहता हूं, अब किस दर पर लिए जाएं? तो अमित जी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। HDFC के थोड़े थोड़े शेयर करके इन्होंने लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि और भी लेना चाह रहे हैं, किस रेट पे लेना सही रहेगा, उचित रहेगा? सर HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है? HDFC लिखा है सर इन्होंने, तो मुझे लगता है कि शायद लिमिटेड ही होगा जी। नहीं, क्योंकि दोनों के प्रोस्पेक्ट अलग अलग है, दोनों के व्यूज अलग अलग है। सर उन्होंने HDFC लिमिटेड ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है। आप HDFC लिमिटेड ही बता दीजिए। HDFC लिमिटेड बता दूं जी सर? मैं HDFC बैंक का पहले व्यू दे देता हूं ताकि दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है सर। आज HDFC बैंक सर पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि HDFC थोड़ा पॉजिटिव भी ट्रेड करा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 986 के नीचे वापस ट्रेड नहीं कराता तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। अभी 998 के आसपास का भाव चल रहा है HDFC बैंक का। ओवरऑल 986 का अगर लेवल कटता है तो हमें एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ये स्टॉक अच्छा है। आप इसको 1100-1200 रुपए तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस 1100-1200 को देखने के लिए कम से कम 2 साल भी लग सकते हैं। ओवरऑल काउंटर अच्छा है। अभी HDFC लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो अंबाला मैडम, आप HDFC लिमिटेड का व्यू दे दीजिए। HDFC बैंक ही ठीक है सर, उन्होंने 998 पे लिया हुआ है। मुझे लगता है कि आपको कि 11:06 हो गए, हम अगले सेगमेंट के तरफ रुख करना चाहेंगे। और अगला सेगमेंट जो कि हम जो है बात करेंगे पावर सेक्टर को लेकर के और PSU सेक्टर को लेकर के खास तौर से, और PSU में जिसमें डिफेंस पावर सारी चीज़ें कवर हो जाए। आज थोड़ा प्रेशर जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए, तो इस सेगमेंट का करते हैं आगाज़। अंबाला मैम आपके साथ पहली टिप्पणी बैंकों से ही शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 का लेवल टच करने के बाद अब कैनरा बैंक 0.25% नीचे। आपकी टिप्पणी क्या होगी कैनरा बैंक को लेकर के मैम? क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा ये गिरावट जो है लंबी चलेगी? प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और ये टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग है। न्यूज का इम्पैक्ट जितना स्ट्रेच होना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा हो गया है। अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, फिर दोबारा से इसमें मोमेंटम बनेगा। तो फॉर नाउ PSU बैंक्स में अभी मेरा PSU इंडेक्स का मैं पहले एक व्यू दे देती हूँ, फिर स्टॉक वाइज आप लोग सिलेक्शन ले लीजिएगा। अभी PSU इंडेक्स जो अपना है 836 पर है, और मेरे हिसाब से ये 800 तक तो आ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करें। एंड आई वांट टू से दिस कि SBI में 10-7 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट पोजीशन हेज्ड
शॉर्ट पोजीशन बनवाई है अपने मेंबर्स को। तो एक डिस्क्लोजर है कि ये जो टॉप जो बनता हुआ हम देख रहे हैं ना, लगभग 865 के आसपास इंडेक्स लेवल पर, वो हम लोग रिवर्सल की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से SBIN वगैरह में भी, कैनरा बैंक, ये जो स्टॉक्स हैं, सभी स्टॉक्स की अगर बात करें तो सभी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आपको PSU बैंक स्पेसिफिकली आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आपको बैंकिंग में फोकस करना ही है तो प्राइवेट पर थोड़ा सा नजर बनाइए, थोड़ा अगर ट्रेड करते हो तो। चलिए ठीक है सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी SBI को लेकर के? क्या SBI में अभी क्या करना चाहिए, और PSU पे आपकी राय क्या है? बैंकों में कोई फेवरेट बैंक है PSU बैंक में आपका अभी, जहाँ पे बाय किया जा सकता है? सर लास्ट टाइम हमने SBI बैंक को डिस्कस किया था, 985 के आसपास के टारगेट बताए थे। कल 986 का भाव छप चुका है, अभी वापस से उन्हीं स्तरों से बाजार करेक्शन दे रहा है। SBI बैंक में सर अगर किसी के पास लॉन्ग है तो मैं उसको स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करना चाहूंगा 955 का। अगर 955 का आंकड़ा कट जाता है तो परेशानी और बढ़ सकती है लोगों के लिए, वरना बाजार हो सकता है जब तक 955 का लेवल इंटैक्ट नहीं कट रहा है तब तक हम इसको 1000 के पार आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश एंट्री लॉन्ग करनी है तो वो कर सकता है 955 के स्टॉप लॉस से। तो SBI के अलावा कोई बैंक है सर जो आपकी निगाह में हो? अंबाला मैम, आपको कोई PSU अच्छा लग रहा है? अच्छा, आप प्राइवेट की तरफ जा रही है ना? पहले अमित सर, आपका कोई है बैंक फेवरेट? सर SBI बैंक अभी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। 1000 प्लस के टारगेट दिख रहे हैं, बढ़िया है काउंटर, अभी कोई दिक्कत नहीं। 3-4% के गेन के लिए एंट्री कर सकते हैं 2% के स्टॉप लॉस से। चलिए, अंबाला मैम क्या बोल रही थी आप? मैं थोड़ा सा मैं डिप में खरीदना चाहूंगी वापस से, अभी डिप वाला मूवमेंट चलेगा हफ्ते 2 हफ्ते। ठीक है मैम। तो चलिए, तो ये बात तो हो गई कैनरा बैंक को लेकर के, SBI को लेकर के। आगे अगर समय बचेगा तो और भी लेवल्स जो है हम डिस्कस करेंगे। एक जरा PNB देख लीजिए जरा, PNB, उसके बाद से फिर दूसरे सेक्टर पे जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज यहाँ पर रही हैं। और उसके बाद जरा थोड़ी सी पावर की बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल PSU थीम पे बात कर रहे हैं। पहले मैम PNB। तो देखिए PNB मैंने रेकमेंड किया था 105-110 पर, टारगेट पूरे हो गए जो दिए थे। अभी यहाँ से कूल ऑफ ये भी होगा, मैंने इसीलिए पहले इंडेक्स का डिस्कशन किया है विपुल जी। इंडेक्स बता रहा है कि हम थोड़े से कूल ऑफ होंगे PSU बैंकिंग सेक्टर में, तो थोड़ा सा स्टॉक का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, स्टॉक से आएगा। तो सारे ही बैंक मुझे फिलहाल के लिए थोड़े करेक्टिव मोड पर लगते हैं, जो कि एक हेल्दी टेक्निकल पुलबैक मूवमेंट आपको देगा फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। तो तैयारी में रहिए, फिलहाल मत खरीदिए। PNB आपको वापस खरीदना चाहिए 115 के आसपास। चलिए, इस बीच जो है ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इसके बाद जरा पावर पे बात कर लेते हैं। अमित सर, आप जरा देखिए अभी जो है इरेडा पे क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है? ये फंस गया है क्या? अभी लंबा समय लगेगा? आज फिर 1.25% 1.5% नीचे, 144 145। मैम, आप पावर ग्रिड निकाल लीजिएगा तब तक। क्या टिप्पणी रहेगी आपके लिए अमित सर? सर 114 रुपये 75 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे सर अगर ये 140 रुपए का स्तर काट देता है तो तकलीफें और बढ़ सकती है, वरना 150 152 तक का पुलबैक हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। किसी को अगर एंट्री लॉन्ग करनी है तो 142 रुपए के आसपास का अच्छा लेवल है। 140 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस से 142 रुपए के आसपास खरीदना चाहिए। 148 150 रुपए के पोटेंशियल टारगेट 1 या 2 दिनों में दिख सकते हैं। अच्छा, ये बात है। मैम, पावर ग्रिड में क्या लग रहा है? और हाँ, तब तक आप अमित सर एक जरा नज़रिया एक लेकर के रखिएगा, पावर में कोई PSU में अच्छा है आपकी नज़र में या नहीं? बहुत सारे सवाल रहते हैं, इरेडा, NHPC, पावर ग्रिड, REC, PFC। मैम, आपकी टिप्पणी पहले तो जानना चाहेंगे पावर ग्रिड पे, और कहीं कोई निगाह है या अभी इस सेक्टर को दूर बना करके चलनी चाहिए दूरी? अगर इन बिटवीन कोई ऐसा स्टॉक आता है तो मैं वहां पर GRC हमने डिस्कस किया था, मस्टॉक किया था पिछले सेशंस में, तो वो अभी भी वो तो डिफेंस में आ गया, वो अभी हम बात करेंगे आगे। PSU, हाँ, तो वो ठीक ठाक में है। अगर हम पावर में कोई अगर नजर है आपकी तो बताइएगा, पहले जरा पावर ग्रिड पे बता दीजिए। तो पावर ग्रिड अभी 276 पर है, 263 शुड बी द स्टॉप लॉस। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर 284, 284 और 290। तो ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड टारगेट है, अगर आप इसको चेज करना चाहे तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। 263 का स्टॉप लॉस है। चलिए, गिरते बाजार में कुछ तो आ रहा है। मैम, NTPC पे कुछ जान आएगी क्या? और NTPC ग्रीन की? नहीं, ग्रीन नहीं, नॉर्मल NTPC बताइए जरा। और सर जरा आप ये बताइए कि आपको REC पे एक तो व्यू दे दीजिए, और
आपका पसंदीदा शेयर भी बता दीजिए, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जी मैम। हाँ देखिए, अभी एनटीपीसी में फिलहाल मेरा बाइंग का व्यू नहीं है। यहाँ पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी इसको बाइंग रिकमेंडेशन या बाइंग के व्यू बनाने में 310 305 पर, अभी 325 पर है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे पैसा लगा के वेट करो, अच्छे भाव का ही वेट कर लीजिए, भाव को भाव दीजिए ताकि अच्छा भाव आपको मिल सके। तो 305 310 इज द बेटर प्राइस टू बाय। अभी थोड़ा वेट करना बनता है, वेट कर लीजिए। टारगेट अगर उसके बाद की भी बात करें क्या टारगेट मिलेंगे, तो इट विल स्टार्ट विथ 330 से लेकर के 340 50 तक के भाव होंगे, बट प्राइस आने को ही टाइम है, तो अभी वेट करना इज मच बेटर। रेक लिमिटेड अगर अभी हम जी आप कंप्लीट कर लीजिए। यस, आरईसी अगर हम देखें तो 358 350 की इस रेंज में जो ये अभी है, ये खरीदने लायक है। अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जहां पर आज की डेट में हम बाइंग का व्यू बना करके चल सकते हैं क्या, तो इसके जवाब में आरईसी है, जो कि आपको छोटे रिस्क पर एक अच्छे रिवॉर्ड की पोटेंशियल दिखा रहा है। तो 340 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 358 रुपए पर है, खरीद सकते हैं। और जो टारगेट है 380 से लेकर के हम लोग यहाँ पर 395 रुपए के टारगेट को चेज कर सकते हैं। टाइम रखिए लगभग 7 से 8 हफ्ते का। 7 से 8 हफ्ते का समय जो है यहाँ पर रखने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। अमित सर आपकी टिप्पणी आरईसी। सर आरईसी सारा पावर सेक्टर ना, आई मीन सारा ये सेक्टर जो फंसा हुआ है एक रेंज पर, और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्विंग ट्रेड्स की ही अपॉर्चुनिटी है। कहीं कोई बड़े सेटअप नहीं दिख रहे कि यहाँ से बाजार ताबड़तोड़ बहुत भाग जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। तो रेंज बाउंड बाजार में एक्चुअली सबसे ज्यादा पैसा भी इसी रेंज बाउंड बाजार में बनता है। जब आपको मालूम है कोई चीज 350 में आगे सपोर्ट ले रही, 360 तक पुल बैक दे रही है, तो आप मुझे एक बार याद है विपुल जी, एक छोटा सा एक मिनट का समय लूंगा, जब वोलेटाइल बाजार होता है, यानी जब रेंज बाउंड बाजार होता है, मेरे एक फ्रेंड ने कोरोना काल में 160 के आसपास एसबीआई के 10,000 शेयर लिए थे। वो 190 तक जाता था, वापस 160 आ जाता था, 180 तक जाता था, वापस 160 आ जाता था। विपुल जी उसने कम से कम 5 बार चर्निंग की थी और अपने जो भाव को 100 रुपए के नीचे ले आया था। आज भी उसके पास 10,000 स्टॉक वो होल्ड पड़े हुए 170 रुपए के भाव के, यानी एक्चुअल कॉस्ट उसका 100 रुपए के नीचे का है। तो आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में मान लीजिए आप 1000 शेयर लेते हैं, तो 500 शेयर को इस तरह से चर्न करके 500 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ताकि आप जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट को कम कर दे। जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। आरईसी पे नहीं बताया सर आपने लेवल। सर आरईसी 351 352 के आसपास लिया जा सकता है। 365 368 रुपए के पोटेंशियल टारगेट दिखते हैं आने वाले 2-4 दिनों में। चलिए ठीक है, फटाफट जो है अब रुक करेंगे जरा रेलवे शेयरों का, इसी के साथ अगले पीएसयू शेयर पे बात करने के लिए। मैम आप देखिए आरवीएनएल, सर आप देखिए आईआरएफसी, और ये भी सेक्टर बिल्कुल थक गया है। मतलब 1.5 साल से लोग सवाल ही कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या लोगों का धैर्य भी थोड़ा जवाब दे रहा है, क्या करना चाहिए। अंबाला मैम आप क्या व्यू दे रही हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को। जो पहले से है और यही सवाल लेकर के आते हैं, तो उनको हम क्लियरली बता रहे हैं कि ये बजट स्पेसिफिक बजट बूस्ट चाहिए उनको, और वो आने में टाइम है अभी। तो वो बजट बूस्ट जब तक नहीं होता वापस से, अभी जो पिछला मूव आया था वो सिर्फ इसलिए देखा गया था, मैंने बताया भी था कि क्योंकि अभी अर्निंग्स का सेशन शुरू होने वाला है, डिविडेंड्स का सेशन शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन और वो टाइमिंग जो है उसकी वजह से पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मूव बनेगा, कोई भी सेक्टर का स्टॉक हो। अगर हम पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर ये स्टेटमेंट मेरा दिख जाएगा। बट अभी के लिए, अब ये वाला मूव तो हो चुका है, अभी के लिए हम बजट का वेट कर रहे हैं सभी लोग, मार्केट भी और प्राइस भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, क्योंकि इसमें बूस्ट या अगला मूवमेंट तभी आएंगे जब ये थोड़ा बजट में कुछ पॉजिटिव कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की कुछ बातचीत हो, तो ये चाहिए मार्केट को, प्राइस को चाहिए। तो फिलहाल आरबीएनएल जो है 314 रुपए पर है। मैं ये मान के चल रही हूँ विपुल जी कि 300 तक भी आ सकता है। अगर किसी को हद प्राइस ऐसा खरीदना है कि जिससे रिस्क छोटा हो जाए, तो 300 रुपए के भाव का वेट करो, और वहां पर आप कंफर्टेबल अगर हैं तो इन्वेस्टिंग थीम वापस वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आप थोड़ा बहुत एड ऑन करो। अदरवाइज जो है जितना है उतना ही रखिए, और बजट तक के बाद तक थोड़ा वेट करिए, और टारगेट का वेट करिए 360 से लगभग 415 वगैरह तक। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, 300 पर करना है, स्टॉप लॉस रखना है 280। चलिए सर आपकी टिप्पणी आईआरएफसी।
सर IRFC भी एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर किसी के पास बहुत लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड पड़ा हुआ है तो उसको तो मन्नत मांगनी चाहिए कहीं जाके कि भैया 125 रुपए के ऊपर कभी क्लोज हो जाए तो 140 और 160 के पोटेंशियल बने, लेकिन उसके लिए 125 के ऊपर की क्लोजिंग आना बहुत जरूरी। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजार में देखिए सर, ये सब सारे स्टॉक्स जो है ना बुल रन को पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर कहीं ये बुल रन में पॉज लगता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये सबसे ज्यादा गिरने वाले यही शेयर होंगे। तो जब बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये क्लियरिटी आ चुकी है। कोई भी न्यूज आ रही है उसको ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये पता चल चुका है। तो भाई ये इन स्टॉक्स में कभी भी एक राइट लेवल तक का पुल बैक आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे इसका 122 123 रुपए के आसपास का है, तो वहां पर एक बार मोकले हो जाइए, निकल जाइए, लॉस ले लीजिए या फिर प्रॉफिट ले लीजिए, और फिर लोअर लेवल में 110 111 का और 100 रुपए तक का वेट करिए, जो मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर कभी ना कभी एक दिन मिलेगा। चलिए ठीक है, ये बात जो है रेलवे को लेकर के निकल के आई है, तो इस पे रखिए नज़र। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक गोदावरी पावर पे जाना चाह रहे हैं, ये भी एक PSU स्टॉक से। मैम जरा आप देख लीजिए गोदावरी पावर, काफ़ी दिन से लगातार ये गिर रहा है। एक अच्छी रैली दिखाने के बाद बीते एक महीने में 4.5% के आसपास का करेक्शन आया है। अभी क्या करना चाहिए गोदावरी पावर में? देखिए, GPIL को अभी भी अगर अमित जी ने ठीक बोला है कि इसमें पार्टिसिपेशन उस लेवल का नहीं आया, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा था जिसने कि अच्छा खासा पार्टिसिपेशन इस अपसाइड के मूवमेंट में किया। जुलाई से लेकर के अभी तक 180 पे था, लगभग 280 का छलांग मार करके आया है और अभी करेक्टिव मूव पर है। फ्रेश बाइंग अगर करना है तो दिस इज रियली नॉट द राइट टाइम। आप इसमें अच्छी बाइंग लेने की कोशिश करो, अगेन भाव को सही भाव दो। तो मेरे हिसाब से 225 230 पर आ सकता है, वहां पर खरीदार बनने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस रखिए 205 रुपए का, टारगेट एक्सपेक्टेशन रखिए 250 ऑनवर्ड्स, 250 से तो शुरू होंगे, लेकिन समय सीमा क्या है, पेशेंस जो चेक हो रहे हैं, समय सीमा क्या है। आपको जब आप 220-30 पर लेंगे इसको, तो आपको उसके बाद भी 6 महीने का समय देना पड़ेगा। अब ये भाव आते आते हो सकता है कि आपको 2 हफ्ते का टाइम लगे, तो वेट कर लीजिए। चलिए वेट कर लीजिए। और इसी के साथ एक टिप्पणी और, इरकॉन पे जरा व्यू दे दीजिए सर आप यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। सर आपकी टिप्पणी अमित सर जरा बताइए। सर इरकॉन भी मुझे अभी तो करेक्टिव फेज में ही लग रहा है। इसमें भी अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। अभी 163 रुपये 15 पैसे के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 155 रुपये 153 रुपये ऑन द वे है। तो अगर आप लोग किसी को भी 170 रुपये के आसपास, 168 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए, और 150 145 के बीच में फ्रेश एंट्री लॉन्ग प्लान करना चाहिए। जब बात यहाँ पर है, चूंकि अब समय की समाप्ति हो रही है इस सेगमेंट के लिए, तो जरा आप लोगों के मन पसंदीदा, चूंकि एक सेगमेंट ऐसा है जिस पर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, वो है PSU की बात हो रही है, तो डिफेंस कैसे छोड़ दें। अमित सर आप भी देख लीजिए, डिफेंस में एक अच्छी रैली के बाद जो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, करंट लेवल पे कहाँ खरीदारी के मौके हैं। मैम अभी आप कुछ नाम ले रही थी, मैं चाहूँगा लेवल्स के साथ जरा उस पर आप अगर प्रकाश डाल सकें, जो आपने अपने क्लाइंट्स को भी अगर दिया हो तो, और अगर कुछ अलग कुछ जुदा हमारे दर्शकों को भी आप अगर दे सकें तो। देखिए, GRSC है जो आज भी 28 रुपए, कल भी बात हुई थी कि 2850 के आसपास ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो आज भी इसमें आप ही के शो पर इसको शेयर किया है। हाँ, तो इसमें 2600 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड करंट भाव पर इसमें लेने की कोशिश अभी भी की जा सकती है, जिसमें कि 3050 से लेकर के 3200 तक के भाव मिल सकते हैं। ये PSU थीम में तो है, लेकिन इसका जो ये जो स्टॉक है ना, ये किन्हीं और रीजन से भागते हैं डिफेंस वाले, तो वो वाले रीजन बन रहे हैं आसपास। तो एक तो ये स्टॉक हो गया है। दूसरा एक स्टॉक हम लोग मजडॉक, मैंने कल डिस्कस किया था, हम मजडॉक में भी आज एक डिप है, इसको चाहे तो ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। 2700-2800 पर कल मैंने बोला था, और उसी रेंज में ये आज भी है, नो बिग चेंज। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो 2550 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखें 2900 से लेकर के अप टू 3150 की, और इसमें भी एक बाइंग व्यू बनाया जा सकता है। बाकी तो 2 स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, पारस एंड आइडिया फोर्ज, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट पारस इज इन माय पर्सनल होल्डिंग्स। पारस, चल मैम हर बार जो है ना नए दर्शक जुड़ते हैं, तो मैं ज़्यादा जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, एक बार जरा जो लोग आपके पोर्टफोलियो में है, टारगेट क्या बताया आपने? मैं वेट कर रही हूँ, मैं
800 का और 900 रुपए का। 800 पर देखूंगी कि कुछ क्या बन रहा है, मल्टीपल्स कितने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, प्रॉफिट कितना है कंपनी में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 800 का भाव मैं चेज कर रही हूँ और मैं 900 रुपए के टारगेट को भी देख रही हूँ। 3 से 6 महीने का व्यू में लेकर के चल रही हूँ। तो अगर आप भी उससे मैच करते हो तो कर लीजिए, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए, बिकॉज इट्स इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो। तो मेरा बायस वहां पर हो सकता है। चलिए मैम, ये बहुत अच्छा आपने बताया। और अमित सर आप बता दीजिए जरा कुछ। सर मैजडॉक अच्छा स्टॉक है मैजडॉक, लेकिन ये लेवलों पे लेवल लेने लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल ये 2400 रुपए के आसपास जरूर मिलना चाहिए। अभी 2750 रुपए का भाव चल रहा है। तो अपने आजकल तो सर इतना बढ़ चुका है ये ब्रोकर लोगों का प्लेटफॉर्म कि आप लोगों के पास अलर्ट लगाना या फिर जीटीडी ऑर्डर लगाना भी पॉसिबल है। तो 2450 के आसपास एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट बुकिंग हुआ 2940 के आसपास। 2950 रुपए की अगर ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम इससे 3500 रुपए के पार वापस से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2950 के ऊपर की क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। 2400 के आसपास बाजार को निगोशिएट करिए, उसके आसपास एंट्री प्लान करिए। 2000 रुपए का मोटा माटी मंदा लगता नहीं है। 3500 रुपए के टारगेट ओवर ए लॉन्ग टर्म 2-3 ईयर्स में दिखते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त आ गया। पता नहीं जी के नाम से आईडी बनाइए। कैसे कैसे क्रिएटिव नाम आप लोग रखते हैं। ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी डिस्कस एक बार शुरू के कार्यक्रम में हुआ था, तो आप लाइव में जा कर के बाद में देख लीजिएगा। अदरवाइज़ 1 बजे आपका प्रश्न ले लिया जाएगा और जिनके भी प्रश्न नहीं ले पाएंगे वो 1 बजे आ जाएंगे। लेकिन अभी ये जानना बहुत ज़रूरी हो रहा है कि आखिर में ब्रोकर क्या बोल रहे हैं इस गिरते बाजार पर, कहाँ पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, कहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं, ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। क्या ले जाएं क्या रखें ये बड़ी दुविधा है। आइए हर्ष से ही समझते हैं। हर्ष आज की पहली कंपनी बताइए। जी, सबसे पहली कंपनी हम वेदांता की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप वेदांता को देखें तो नुमामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 686 रुपये का इन्होंने प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि चाहे आप डीमर्जर की बात कर लीजिए, डिलीवरी की बात कर लीजिए या फिर डेट घटाने की बात कर लीजिए, कंपनी एकदम सही पाथ पर चल रही है यहाँ पर। उसके अलावा कमोडिटी मार्केट में जो प्राइसेस जो है थोड़े से कूल ऑफ हो रखे हैं, जिससे कंपनी को यहाँ पे सीधे तौर पर मदद मिल रही है। एनसीएलटी का जो फैसला है वो दिसंबर 2025 तक आता हुआ दिखेगा। उम्मीद है इस तरह की, जो एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये मान के चल रहे हैं। और जो पूरा डीमर्जर की जो पूरी प्रक्रिया है वो Q4 में यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख सकती है। वित्त वर्ष 2025 से 28 के में अगर आप देखें कामकाजी मुनाफा तो 16% के कैगर के अनुरूप जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। और इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो एल्यूमिनियम की जो लागत है वो कम होना है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना है, एक जो पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड अगर आप देखें यहाँ पे नेट डेट की जो कर्ज है यहाँ पे, तो उसमें FY27 तक यहाँ पर जो है वो करीब 61,000 करोड़ जो है वो गिर सकता है। यानी कि कर्ज में एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। नेट डेट टू एबिटा की बात करें 2.7x से घटकर 1.4x पर आ सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और चलिए चलते हैं यहाँ पर। अब कुछ कह रहे हैं अमित सर, आप शुरुआत करना चाह रहे हैं जी, बताइए। यस सर, वेदांता को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और इनफैक्ट इनके फाउंडर जो अनिल अग्रवाल जी हैं उनको भी बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ मैं। तो जब हम कोई भी स्टॉक को मॉनिटर करते हैं तो सर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ चार्ट ही पढ़ना है, हमको फाउंडर्स की माइंडसेट, फाउंडर्स के पास्ट एक्शन और किस तरह का उनका बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स मार्केट वो भी समझना होता है। तो इस रिपोर्ट से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। 450 के आसपास अगर कभी गिरता हुआ बाजार मिले तो वहां पर एक बार एंट्री प्लान कर लेनी चाहिए। ऐसे रिपोर्ट्स की वजह से, अभी मैं ये नहीं कहता कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन हाँ ऐसे में इस टाइप के बाजार में जब ऐसी रिपोर्ट आती है तो लोग यूजुअली फंस जाते हैं। और कभी ना कभी तो एग्जिट मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फिर वो फंसा हुआ दबा हुआ फील करना पड़ेगा। और उन्हीं लोगों के फिर अपने को क्वेश्चन आते हैं कि अब मैं वेदांता में क्या करूं जब 450 हो जाए तो। चलिए ठीक है, तो नीचे जाकर के लीजिए, ये कहना है यहाँ पर अमित जी का। थोड़ा नीचे बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हो तो ही लेना चाहिए। हाँ, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। नीचे आने पे खरीदारी के लिए यहाँ वेदांता को लेकर के। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। अर्बन क्लैप अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह दी है और 119 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए। यहाँ पे सबसे पहले इनका ये कहना है कि इंडिया कंज्यूमर जो सर्विसेज है, इस तरह की जो तमाम तरह की चीज़ें वो स्टेबल स्थिति दिखाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कामकाजी मार्जिन की बात करें, मुनाफे की मार्जिन की बात करें यहाँ पर, तो 9 से 10% की गाइडेंस मान के चल रहे हैं।
नेटिव प्लेटफॉर्म है जो इनका वाटर प्यूरिफायर वाला, उसमें हम लोग सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभी दबाव देखने को मिल रहा है, तो इनका ये कहना है कि इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। -30 से लेके -9% के आसपास की स्थिति जो है वो सुधार के करेक्शन के तौर पे देखने को मिल सकती है। इंस्टा हेल्प की बात कर लेते हैं। इनकी एक और यहाँ पे जो है यहाँ पर एक सेगमेंट है जो साफ तौर पे तुरंत मेड तमाम तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इनका कहना है कि अक्टूबर 2025 में करीब 4.68 लाख ऑर्डर जो है वो पूरे किए। यहाँ पे चुनिंदा इलाकों में इनकी जो मांग है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, लेकिन अभी भी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं दिख रही है, तो इसलिए इनको रडार पे रखना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 1119 के टारगेट यहाँ पर 119 रुपए के लक्ष्य निकल के आए हैं। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं आप इसे? मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर आ जाए तो खरीद लीजिएगा। अच्छा मतलब आप यहाँ से इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, और क्या अपसाइड टारगेट क्या देख रही हैं फिर आप मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट? देखिए, अगर ये आ जाए तो खरीदने का व्यू है, फिलहाल मत खरीदो। डेफिनेटली 130 के आसपास तो एक फ्रेश व्यू बनता ही है, लेकिन अगर 130 पर आप खरीद रहे हैं तो आप 120 पर आए तो भी थोड़ा बहुत एड ऑन करिए, क्योंकि ये कंपनी एक बहुत ही एक ऐसे मार्केट को चेज करिए, एक नया मॉडल का बिजनेस है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है। बिजनेस पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो अगर आ जाए तो इसको खरीदने की कोशिश करिए। टारगेट यहाँ से 160 रुपए के बनेंगे पहले, और अगर आप इससे और इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको फिर आप इसको ट्रेल करके रख दीजिए। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट दिस वन। और घटने का जो कारण है ये नहीं है कि ये 120 या 130 पर आएगा सिर्फ इसलिए कि ये रिपोर्ट ऐसा है या फिर इनका मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी, सबको मालूम है, और बढ़िया हुई थी, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं रह जाता है। ये वैल्यूएशन वो नहीं है जिस पर आईपीओ आया था। तो सिर्फ अगर आईपीओ वाले प्राइस पर आ जाए तो बिल्कुल वही चीज हो जाएगी वापस से कि आपको वही चीज पुराने दाम पर मिल गई है, तो वहां पर खरीदने का व्यू तो एक बनता है। तो आ जाए तो खरीदने का व्यू रखिए। आ जाएगा 120 तक तो खरीद ही लीजिएगा, मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, अदरवाइज 130 तक तो खरीदने का व्यू बनता ही है। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। अभी तक 2 कंपनियां आई हैं और दोनों पर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। तो ये खूबी होती है कि हर तरह का व्यू आपको जो है यहाँ पर मिलता रहता है ब्रोकर बोले के अंदर। हर्ष तीसरी कंपनी बताइए। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4,470 रुपए के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि SUV की बात कीजिए, ट्रैक्टर सेगमेंट की बात कीजिए या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात कीजिए, मार्केट लीडरशिप कंपनी जो है वो आगे भी बनाए रखेगी, इसको लेकर वो आश्वस्त है। दूसरी चीज, नई लॉन्च, नए सेगमेंट जो है यहाँ पर कंपनी का फोकस है, उसके ऊपर मार्केट शेयर आगे बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से इनको दिख रही है। यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 से लेकर 30 के लिए 15 से 40% तक जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू है कैगर के हिसाब से यहाँ पर देखिए वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, यानी कि 5 सालों में 25% कैगर की एक उम्मीद जता रही है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट के जो मार्केट है उस पर भी कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली फोकस कर रही है, तो वहाँ पर भी एक इनकी नज़र है। ट्रैक्टर वॉल्यूम गाइडेंस की बात की जाए तो वो भी बढ़ता हुआ करीब 7% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, 7 से 9% की ग्रोथ। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर भी जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। 4417। अमित सर यहाँ पे सहमत हैं सर? सर सहमत हूँ इस रिपोर्ट से, लेकिन ये भाव पे लेने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी देना चाहूंगा। अगर 3515 रुपए के नीचे अगर कभी क्लोज आ जाता है तो और सस्ता होने की गुंजाइश बनेगी। तो रिपोर्ट से तो सहमत हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन 3500 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 3500 का अगर आंकड़ा कटता है तो हो सकता है हमें 2700-2800 रुपए के रेट देखने को मिले, लेकिन एक कोलेटरल डैमेज के रूप में आ सकता है। यानी मान लीजिए कि सारा स्टॉक मार्केट कहीं कोई नेगेटिविटी के चपेट में आता है, बाजार गिरते हैं, तो इसमें कोलेटरल डैमेज होगा, तब हमको यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा उठाना चाहिए। ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा की इस रिपोर्ट से ओवर लॉन्ग टर्म के लिए मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है, सहमति बनी है कुछ, लेकिन थोड़ा सा नीचे जब भी आए तो खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आखिरी कंपनी ले रहे हैं तो 3500 का स्टॉप लॉस, वरना लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा और नीचे आए तो और ऐड करें। आने पड़े। ठीक है सर, चलिए अब बात कर लेते हैं जरा आज की आखिरी कंपनी की। हर्ष आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी, लीला होटल शेलोस बेंगलोर के नाम से मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। यहाँ पर ओवरवेट की सलाह 562 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले वित्त वर्ष 26 के लिए इन्होंने कामकाजी जो मुनाफा है मान के चल रहे मिड हाई टीन्स के आसपास रह सकता है, यानी कि 15 से 19% की ग्रोथ ये दिखा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें रेवेन्यू
पर रूम के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर, तो लग्जरी इंडस्ट्री की तुलना में 3 गुना जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी ग्रोथ उस हिसाब से दिख रही है। यहाँ पे लग्जरी ब्रांड पोजीशंस में कंपनी जो है, हम सब जानते हैं एक मजबूत प्राइसिंग पावर रखती है यहाँ पे, तो इन्होंने इस चीज़ को भी कैटर किया है अपनी रिपोर्ट में। ऑनरशिप और लग्जरी होटल की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी उस मॉडल पे काम करती है, खुद खरीदती है और फिर इसको डेवलप करती है, तो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे तो BKC और दुबई होटल में यहाँ पर बन रहे हैं और उम्मीद है जो टारगेट है, समय सीमा लेके चल रहे हैं, वो पूरी होती हुई दिखेगी। एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ब्रोकफील्ड की बात करें यहाँ पे, तो करीब 76% हिस्सेदारी से तेज यहाँ पर जो है एक अनुमानित ग्रोथ जो है वो भी दिख सकती है। चलिए, ये बात निकल के आई है होटल लीला को लेकर के। मैम, आपकी टिप्पणी? देखिए, ये अगर नजरिया इस भाव पर है जो आज ये चल रहा है कि 416 पर खरीदे और हम इसको 1 साल होल्ड करें और हमारा स्टॉप लॉस हम 390 पे लगा करके चेस कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। आप इसको खरीदिए, लेकिन भाव अपना अच्छा रखिए। यहाँ पर आपका जो मिनिमम एंट्री जो होनी चाहिए ना, कम से कम वो 370 के पास में होना चाहिए। करंट प्राइस पे खरीदेंगे तो मुश्किल जाएगी, तो फिलहाल 370 पर आए, जब जी। भी आए तब आप इसमें खरीदे। फिलहाल आई डू अग्री विद दिस रिपोर्ट, लेकिन 1 साल के अंदर यहीं से मुड़ जाएगा, ये मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है। टारगेट आ जाएगा वो लगता है, लेकिन 1 साल में नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। 1.5 साल तक ये खींच सकता है, क्योंकि अभी एंट्री ही नहीं ट्रिगर्ड हुई है, तो इट विल टेक टाइम। 1.5 साल तक का तो नजरिया है। आएगा तो सही, लेकिन ज़रा देर लगेगी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और अब जो है कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन फटाफट आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पहले तो जो द बोनस और AFM आपके लिए लेकर के आ रहा है द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड 2025, देश के फाइनेंशियल प्रोफेशनल का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जहां पर फाइनेंस पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां एक साथ जुटेंगी एक ही मंच पर। सबसे बेहतर विशेषज्ञों का होगा सम्मान और देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीड, यानी हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सुना जाएगा। 12-13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। तो यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नितिन गडकरी जी, एकनाथ शिंदे जी, राघव चड्ढा जी, आशीष सलार जी रहेंगे मौजूद हमारे डिग्निटरीज में, और जो हमारे दर्शक हैं उनमें जो प्राइम मेंबर्स रहेंगे, उनमें से कुछ चुनिंदा प्राइम मेंबर्स को हम मौका दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ सौरभ शुक्ला जी होंगे, एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर। लेकिन आप ये देखिए, तरीका भाई आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको बनना है प्राइम मेंबर। हमारा ज्वाइन करने की बटन जो है यहाँ पर है। चलिए जरा आप अगले कार्यक्रम के बारे में बताएं। उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार डिस्क्लोजर ले लिया जाए ताकि अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ सकें। मैम, आपका क्या डिस्क्लोजर रहेगा अभी? देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स आज भी डिस्कस हुए हैं एंड सिमिलर व्यू डेफिनेटली अपने मेंबर्स को भी हमने रेकमेंड किया होगा, बट पारस को छोड़ के फिर से मुझे याद है कि और कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आज की डेट में है। सो बस बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड मस्ट अंडरस्टैंड, स्पेशली IPO में जो आप इन्वेस्ट करते हो, तो ट्रेडिंग रिस्क को समझिए, एपेटाइट को समझिए, उसके हिसाब से ही कोई भी डिसीजन लीजिए। डू गिव प्रेफरेंस टू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आल्सो, समझ लो उनसे वो क्या चाहते हैं। बहुत शानदार। चलिए, थैंक यू मैम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।